नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे भारत की स्थिति, विस्तार और इसका सिचुएशन। ठीक है, लोकेशन इसकी देखेंगे आगे। इससे पहले भारत के बारे में हम देख थोड़ी सी पृष्ठभूमि की बात करते हैं। देखिए, भारत का भारत नाम कैसे पड़ा, हमारे इंडिया का नाम। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में भारत में आर्य आकर बस गए थे। ठीक है, आर्य आकर बस गए थे तो आर्यों की भूमि कहा जाता था। आर्यों में एक महाप्रतापी राजा हुए थे जिनका नाम भरत था। उनके नाम पे भारत नाम पड़ा हमारे देश का। आर्यव्रत और उन भरतवासी वंशजियों को आर्यव्रत कहा जाता था। पूरे भारत को क्या कहा जाता था? आर्यव्रत। आर्यों की भूमि, आर्यों आर्यों की भूमि होने के कारण आर्यव्रत कहा गया भारत को। भूमि के कारण क्या कहा गया? आर्यव्रत। ठीक है, आर्यव्रत कहा गया। इनके वंश में एक प्रतापी राजा हुए थे जिनका नाम था भरत। ये वही वाले भरत हैं जो पितामह भीष्म और उनके पूर्वज थे। भरत के वंशज भरत के वंशजों को भारती कहा जाता है। भारती कहा जाता है या भारत कहा जाता है, उनसे क्या पड़ा? हमारे भारत देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, और देखते हैं ईरानी। ईरानी जो थे, सिंधु नदी की बात करते हैं अपन। देखिए, सिंधु नदी सिंधु नदी कहाँ बहती है? सिंधु नदी भारत के पश्चिम की तरफ हिमालय से निकलने वाली एक नदी है। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली एक नदी जो कि अरब सागर में जाके गिर जाती है। अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में जाके ये गिरती है। इसके तट पे निवास करने वाले लोगों को, इसके तट पे यहाँ पे जितने भी लोग, इसकी सहायक नदियां हैं, इसकी सहायक नदियां हैं, इस जगह पे निवास करने वाले लोगों को ईरानियों ने क्या कहा? सिंधु नदी तट पर निवासी होने के कारण हिंदू कहा गया है। हिंदू, सिंधु से क्या बनता है? सिंधु नदी से, सिंधु नदी के तट पर निवास करने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? हिंदू। हिंदू कहा जाता था। तो हिंदू से ही क्या बना? हिंदुस्तान। अपने भारत का नाम हिंदुस हिंदुस्तान पड़ा। ठीक है, ये कौन कहता था? ईरानी, ईरानियों ने कहा था ये चीज। ठीक है, अब रोमवासी। अब रोम के जो लोग थे, इस तट पे निवास करने वाले लोगों को इंडोस कहते थे। यानी इस नदी को, सिंधु नदी को किस नाम से पुकारते थे वो? इंडस। और इसके आसपास रहने वाले लोगों को इंडोज। उससे क्या पड़ा? इंडिया। ये किसने कहा? यूरोपियों ने, सॉरी यूनानियों ने। इन्होंने, यूनानियों ने यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडोस बोला। इंडस, उससे आगे जाके इंडोस। इंडोस से नाम पड़ा भारत का इंडिया। ठीक है, ये यूनानियों ने कहा। तो भारत के क्या नाम निकल के आए? एक निकल के आता है इंडिया। सिंधु नदी पे सिंधु नदी के पास रहने वाले लोग हिंदू। हिंदू से बना हिंदुस्तान, जो कि ईरानियों के द्वारा दिया गया नाम है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। ये नॉर्मल, हमने भारत भारत की बात की। अब आगे चलते हैं। सिंधु नदी के तट पर रहने वाले लोग
हिंदू, हिंदू से हिंदुस्तान, और इंडस से इंडिया नाम पड़ा। भारत की जो संस्कृति है, हमारे भारत की, पूरे भारत की संस्कृति, ये पूरी संस्कृति बहुत ही प्राचीन मानी जाती है। संस्कृति और सभ्यता सबसे पहले इंडस नदी के सहारे विकसित हुई। ठीक है, इंडस नदी के सहारे जो विकसित हुई वो सबसे प्राचीन मानी जाती है। ठीक है, इसी से हमारे हमारे देश की गौरवशाली इतिहास विकसित होता है। देखिए, और आगे चलते हैं। संस्कृति, अच्छा संस्कृति होता क्या है? संस्कृति और सभ्यता में क्या फर्क है? देखिए, सभ्यता होती है, सभ्यता 100 से 500 साल से भी ज्यादा सालों तक, सालों तक, ठीक है, रहने, खाने, पीने, पहनने, बात करने, रहने का जो सलीका होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सभ्यता। ठीक है, 100, 200, 500, हजारों साल तक कोई सभ्यता जीवित रहती है, उसी को उनके रहने पीने खाने तरीकों को सभ्यता कहते हैं। संस्कृति इसका छोटा रूप होता है। संस्कृति रोजमर्रा में कोई भी जाति जिस प्रकार रहती है, खाती पीती है, उसके रीति रिवाज होते हैं, वो सब कुछ किस में आते हैं? ये छोटा रूप है इसका। समय सीमा इसकी छोटी होती है, होती सारी चीज वही है, छोटी समय सीमा, समय सीमा में होने वाले क्रियाकलाप, होने वाले क्रियाकलापों को क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं। ठीक है, तो सभ्यता क्या होता है? 1000-2000 साल में, मतलब 500, 100 से लेकर ऊपर तक, 1000-2000 साल तक रहने की जो लोगों की प्रवृत्ति होती है, वो सब सभ्यता में आती है। सभ्यता का छोटा रूप ही संस्कृति होता है, कंटेंट वही रहते हैं इनके। ठीक, सभ्यता और संस्कृति आपकी समझ में आ गया क्या फर्क होता है? तो भारत की संस्कृति और सभ्यता बहुत ही प्राचीन है। उस टाइम पे और भी देशों की असभ्य लोग, संस्कृति कैसी थी? असभ्य थी, जबकि हमारे भारत में उस टाइम पे ज्ञान का विस्फोट हो रहा था, ज्ञान की नई नई शाखाएं खुल रही थी। हमारी इसी संस्कृति की वजह से भारत को एकता का वरदान मिला हुआ है। ठीक है, क्योंकि संस्कृति एक जैसी रही है, सभी लोग, तो उस संस्कृति ने सभी को, भारतवंशियों को एकता के सूत्र में बांधे रखा था। अब भौगोलिक स्थिति, हमारे भारत की जो भौगोलिक स्थिति जो है, उसी के कारण हमारा इतिहास भी गौरवशाली है। भौगोलिक स्थिति देखिए, इधर क्या है? हिंदू कुश, हिंदू कुश पर्वतमाला जो कहां पे फैली हुई है? अफगानिस्तान में फैली हुई है। इधर सुलेमान पाकिस्तान में आती है, सुलेमान पर्वतमाला जो कि पाकिस्तान में। ठीक है, इधर पामीर की गांठ, ठीक है, इधर हिमालय, ठीक है, इधर पूर्वी पूरब की पहाड़ियां जो हिमालय का ही एक अंश है। तो भारत को चारों तरफ से पूर्व की पहाड़ियों ने, इधर पूर्व की तरफ से, उत्तर की तरफ से हिमालय, और पश्चिम की तरफ से हिंदूकुश और सुलेमान पर्वतमालाओं ने, एक प्राकृतिक भूखंडों ने घेर रखा है। इसी वजह से भारत का इतिहास क्या है? गौरवशाली है। अब देखो, मध्य युग जो आया था, प्राचीन युग होता है, एक मध्य युग होता है। मध्य युग में भारत पे बहुत सारे क्या हुए? आक्रमण हुए। ठीक है, विदेशी आक्रमणकारी आए, उन्होंने भारत की भूमि को लूटा, कुंठित किया, उसकी लूटपाट की, और उसकी संस्कृति को थोड़ा सा, संस्कृति में विक्षेप किया, संस्कृति को बिगाड़ने की कोशिश की, बदलने की कोशिश की। लेकिन फिर भी भारत की संस्कृति आज भी अक्षुण्य मानी जाती है। ठीक है, अब थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ते हैं, भारत की। देखिए, अब स्थिति देखते हैं। मैं भारत, देखिए जल्दी में ऐसे मैप बना लेते हैं। ये हमारा क्या है? इंडिया। कौन शेप है? चतुष्कोणीय,
चार जिसके कोण होते हैं चतुष्कोणीय। देखिए चार, भारत की स्थिति कैसी है, चतुष्कोणीय। ठीक है, अब चतुष्कोणीय भारत को मैप की बात करें, अक्षांश की, अक्षांश रेखा देखिए ये क्या है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, 0 डिग्री विषुवत रेखा से, ठीक है, भारत की स्थिति 8 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, से स्टार्ट होकर 37 डिग्री 6, 37 डिग्री, सॉरी ये थोड़ा यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ उत्तरी अक्षांश में इसका अक्षांशीय विस्तार है। इसकी यहाँ से यहाँ तक की सीधी दूरी देखी जाए तो वो मैंने बताई भी थी, पहले बताई थी, वो पड़ती है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। ठीक है, इधर से ये स्थिति देखते हैं तो 2933 किलोमीटर की आती है। ठीक है, इस विस्तार को देखते हैं, मुख्य भूमि का विस्तार है ये अक्षांशीय विस्तार। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत की भूमि फैली हुई है, विस्तार है भारत का, विस्तार। ठीक है, तो क्या निकल के आता है, निकल के ये आता है कि भारत का जो विस्तार है वो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार वो लगभग क्या है, 30 डिग्री फैला हुआ है। देखिए 8 से लेकर 37 तक क्या क्या निकल के आता है, 30 डिग्री। इसको मिटा देता हूं, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए भारत की जो ऐसे करके हम लंबाई देख रहे हैं वो तो बताई दी मैंने, ऐसे करके यो लंबाई देखी वो भी बता दी मैंने। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार क्या निकल के आया हमारा, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, तो टोटल 30 डिग्री क्या है, विस्तार है, 30 डिग्री अक्षांश विस्तार है भारत का। ठीक है, और देशांतरीय विस्तार देखते हैं अपन, ये दोनों नॉर्थ में है, ध्यान रख लेना, नॉर्थ है ये, नॉर्थ। ठीक है, ये क्या है, पूर्वी, पूर्वी देशांतर आएंगे भारत के, पूर्व में, क्योंकि भारत क्या है, इसकी बात करते हैं तो ये नॉर्थ पड़ता है, ये साउथ पड़ता है, ये वेस्ट पड़ता है, ये ईस्ट पड़ता है। तो 0 डिग्री अक्षांश से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरीय विस्तार में पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। ये देखिए, ये आपको बता दिया पूर्वी। ठीक है, देशांतरीय विस्तार की क्या है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत की 30 डिग्री क्या है, टोटल देशांतरीय विस्तार है। अब देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार देखने में तो 30 डिग्री बराबर है, लेकिन लंबाई में थोड़ा सा इनमें फर्क आता है। देखिए लंबाई में थोड़ा सा फर्क है, कितने का, कम से कम 300 किलोमीटर का अंतर है, किलोमीटर का अंतर है क्या नहीं, देखिए एक बार आप खुद देख लीजिए भारत की स्थिति में। इधर क्या है, ये कितनी है 2900, 2933, और ये कितनी है 3214 किलोमीटर। इसमें हम निकालेंगे तो 300 डिग्री का क्यों आ रहा है, जबकि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार भारत का लगभग बराबर है, लेकिन दूरियों में देखें तो 300 डिग्री का फर्क है। वो क्यों, क्योंकि देखिए आप इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारा ग्लोब है, ग्लोब पे अक्षांश
एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की दूरी हमेशा बराबर रहती है, 111 किलोमीटर के आसपास, 111 किलोमीटर रहती है एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की दूरी। ठीक है, और ये अक्षांश जो होते हैं वो वृत्त होते हैं, और 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर या दक्षिण की तरफ जाएंगे तो अक्षांश की दूरी क्या, तो मतलब सॉरी, वो रेखा की जो लंबाई है, वृत्त की जो लंबाई है वो क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है। देखिए छोटी होती जा रही है। यहाँ सबसे बड़ी रेखा कौन सी होती है, रेखा या वृत्त कौन सा होता है, विषुवत रेखा होता है, उससे छोटी हो जा रही है इनकी, लेकिन दूरी फिक्स है। लेकिन यहाँ पे देशांतर की विस्तार की, देशांतर की बात करें तो देशांतर जो है वो ऊपर से नीचे देखिए, इनके बीच में दूरी कैसी है, कैसी दूरी है, कम। यहाँ पे देखिए दूरी अक्षांश पे इनके इनके बीच की दूरी बढ़ बढ़ती जाती है, और फिर दोबारा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो दूरी कम होती जाती है देशांतरों में, दो देशांतरों में। इसी का फर्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ से ऐसे करके ये फैली हुई है, देखिए दूरी बढ़ रही है, यहाँ पे कम होती जा रही है, तो इसकी वजह से अक्षांश बराबर फैले होने के कारण भी इनकी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव इनमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया। अब देखिए ये ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, वो सॉरी विषुवत रेखा, 0 डिग्री विषुवत रेखा। 0 डिग्री विषुवत रेखा से भारत के अक्षांश की दूरी की बात करें तो ये कैप कैमोरिन या कन्याकुमारी की दूरी 876 किलोमीटर पड़ती है। कितनी है, 876 किलोमीटर है। ठीक है, और इसको अगर ऐसे देखा जाए तो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव जो है वो 90 डिग्री पे है, 0 डिग्री, यहां से 90 डिग्री, ये 0 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो भारत का विस्तार कितने तक है, ओनली इसका 1/3 है, क्योंकि 30 डिग्री है। भारत का जो विस्तार है वो केवल 30 डिग्री फैला हुआ है, और 90 का 30 डिग्री क्या होगा, 1/3। ठीक है हाँ, तो ये सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी। धीरे धीरे देखिए, समझते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, मैं गारंटी दे रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आपका छोड़ने नहीं दूंगा। अब हम बात करते हैं, तो मैं एक चीज समझा देता हूं मैं। हाँ, विश्व मैप निकालते हैं। ब्लैंक विश्व मैप है कि नहीं, इस पे देख लेते हैं। देखिए ये मेरा विश्व का नक्शा है, भारत कैसे फैला हुआ है देख लीजिए। ये क्या, यूरोप, पूरा सॉरी एशिया, पूरे एशिया के भारत दक्षिण में आता है, एशिया के भारत दक्षिण में स्थित है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में पामीर की ग्रंथि के बारे में हल्का सा जिक्र किया है, लेकिन ज्यादा क्लियर बताया नहीं है उसमें। मैं यहाँ पे आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। पामीर की गांठ या पामीर नॉट, देखिए पामीर नॉट जो है वो मुख्य रूप से कहां पे स्थित है, बताइए। तजाकिस्तान, मुख्य रूप से। ये क्या है, ये अपना पाकिस्तान, अपना गाय को पराया है ये नेपाल है। ठीक है, ये क्या है, अफगानिस्तान, चीन, और ये तजाकिस्तान, तजाकिस्तान है ये वाला तजाकिस्तान। तो पामीर की जो नोट है वो तजाकिस्तान में स्थित है। नोट क्यों बोलते हैं इसको, नोट बोलने का कारण इसलिए
इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि इस जगह पे बहुत सी पर्वतमालाएं आपस में आके जुड़ जाती हैं। ऐसा लगता है कि यहीं से इनकी उत्पत्ति हुई है या यहाँ पे आके ये समाप्त हो रही है, इसलिए इसको नॉट बोला जाता है। मैं और अच्छे से इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए इस पे देखिए, यहाँ पे हमने ले लिया ये लिया है हमने पामीर की गांठ। ये पर्वत और पठार दोनों हैं इस जगह पे, पामीर का पर्वत, पामीर का पठार, ठीक है, इन दोनों को ही यहीं पे स्थित है, यहाँ से, ठीक है। एक यहाँ पूछते हैं कि कौन कौन सी श्रृंखलाएं निकल रही हैं यहाँ से। एक निकल रहा है हिंदू कुश पर्वतमाला, कौन सी है? हिंदू कुश, हिंदू कुश पर्वतमाला, ठीक है, जो कि फैली हुई है अफगानिस्तान में। कहाँ फैली हुई है? अफगानिस्तान में फैली हुई है, ठीक है। इसी जगह से एक पर्वतों की श्रृंखला जो कि किर्गिस्तान में, किर्गिस्तान बोल सकते हैं इसको, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान में फैली हुई है, जिसका नाम है तियान शान। क्या नाम है उसका? तियान शान। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आता है। बताइए पामीर की गांठ या पामीर कैनोट से कौन सी पर्वत श्रृंखला नहीं निकल रही है, ठीक है। और एक निकलती है, रेड कलर ही लेते हैं, एक निकलती है कुन लून। कौन सी? कुनलून, जो कि चाइना में है, ठीक है। और एक श्रृंखला जिसको बोलते हैं, ये यहां तक तो दो भागों में टूट जाती है, पूरी नहीं है ये, यहाँ तक, ठीक है। फिर इसके बाद ये रही कैलाश पर्वत, इसी के पास नदी है मानसरोवर नहर नदी, जहाँ से बहुत सारी नदियां निकलती हैं भारत की। और ये पड़ती है कारा कोरम, काराकोरम, ठीक है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला कहाँ से निकली हुई है, कहाँ किसका अवशेष शेष मानी जाती है? पामीर की गांठ का अवशेष मानी जाती है। और इसी से हिमालय, हिमालय आगे जा, देखो इसको हम ढंग से तो आगे पढ़ेंगे, ये तो मैप इतना अच्छा सा बनता नहीं है भाई यार, ठीक है। हिमालय भी, हिमालय, ठीक है। कौन कौन सी निकल रही है? हिंदू कुश और तियानसान, कुनलून, हिमालय और काराकोरम, ठीक है। लद्दाख और जोस्कर वो काराकोरम को ही पार्ट माने जाते हैं, लेकिन वो पामीर की गांठ से नहीं निकल रहे हैं, तो उनको हम इसमें नहीं लेंगे। सिर्फ चार याद रखने हैं आपको, हिंदू कुश, हिमालय, काराकोरम, कुनलून और तियानसान। तियानसान पड़ती है किर्गिस्तान में, हिंदू कुश पड़ती है अफगानिस्तान में, हिमालय पड़ता है भारत में, कैलाश पड़ता है तिब्बत में,
काराकोरम लद्दाख में पड़ता है, ठीक है, और कुनलुन चाइना का है, चाइना के में प्रवेश करती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये जो पामीर की नोट है, इसको संसार की छत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूरे संसार की छत कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसी पर्वतों की श्रृंखला है, ऐसा पठार है जिसमें से बहुत सारे पर्वतों की श्रृंखलाएं निकली हैं, ठीक है। तो ठीक है, इसलिए इसको पूरे संसार की छत माना गया है। इससे एक नदी भी निकलती है, आपको बताना भूल गया, इससे एक नदी निकलती है, ठीक है। किससे? पामीर की गांठ से। ये कैनोट नॉर्थ से, कैनोट से एक नदी निकलती है जो कि अरल सागर में, अरल सागर, अरल सागर कहां पड़ता है? अरल सागर, अरल सागर पड़ता है अपना रूस में। यहां से अम्मू दायरा, अम्मू अम्मू दायरा एक नदी निकलती है, अम्मू दा दारिया, अम्मू दारिया एक नदी निकलती है, ठीक है। ये नदी का नाम है, क्वेश्चन कभी आ जाता है तो इसको याद रखना। अम्मू दायरा पामीर की घाट से या पामीर कैनोट से निकलने वाली एक नदी है जो कि अरल सागर में रूस में जाके गिर जाती है, ठीक है। यहां तक पढ़ लिया। अब देखिए हम आगे पढ़ते हैं भारत की स्थिति और बढ़ा रहे थे हम आगे। चलिए इस सबको मिटा देते हैं। थोड़ा सा मैप बदल लेते हैं, अच्छा सा मैप लेते हैं कोई समझाने के लिए। इस मैप को आपको पढ़ाता हूँ, देखिए। ये तो पढ़ लिया। भारत की मुख्य भूमि कहाँ से स्टार्ट हो रही है? भारत की मुख्य भूमि स्टार्ट हो रही है 8 डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट से। लेकिन अगर द्वीप समूह की बात की जाए, अंडमान निकोबार, अंडमान ऊपर पड़ता है, नीचे निकोबार पड़ता है, तो इसी जगह पे इंदिरा पॉइंट, कौन सा पॉइंट? इंदिरा पॉइंट, या फिर इसी को हम बोल देते हैं पिग्मे लियन, ठीक है। क्या बोल देते हैं? पिग्मेलियन, पिग्मेलियन पॉइंट। ये अभी तो समुद्र में डूब गया है पिग्मेलियन। इसकी स्थिति जो है भारत के द्वीप समूह से, द्वीप समूह की बात करें तो इसकी 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट हो जाती है भारत की भूमि, लेकिन मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होगी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो द्वीप समूह में भारत की विस्तार कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो द्वीप समूह 6 डिग्री 4 मिनट से भारत का इंदिरा पॉइंट से, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, भारत का विस्तार स्टार्ट हो जाता है, भूमि स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं कैप ऑफ कैमोरिन, इसको क्या बोलते हैं? कैप ऑफ कैमोरिन। कैप ऑफ कैमोरिन का मतलब देखिए, कैप जैसी आगे से पहना है कि नहीं, नुकीला, इसलिए तो कैप जैसी स्थिति होने के कारण कैप ऑफ कैमोरिन बोला जाता है। कैप ऑफ कैमोरिन या फिर कन्याकुमारी या कुमारी अंतरीप, इसके कई नाम हो सकते हैं इस पॉइंट के, ठीक। क्या क्या नाम है? कैप ऑफ कैमोरिन, कैप ऑफ कैमोरिन, कैमोरिन, कैप ऑफ कैमोरिन, या फिर कुमारी अंतरीप, कुमारी अंतरिप यारी, या फिर कन्या कुमारी, कन्या कुमारी, ठीक है। ये किसके नाम है? तमिलनाडु के दक्षिणतम 8 डिग्री 4 मिनट पे इस जो भारत की भूमि है उसके नाम है। कैप ऑफ कैमरिन इसके नुकीला होने के कारण इसके नाम रखा गया है। देखिए भारत का दक्षिण जो है नीचे की तरफ क्या हो गया है? सकरा होता गया है। कैप ऑफ कैमरिन पे भारत की भूमि नीचे की तरफ, समुद्र की तरफ क्या होती है?
नुकीली होती गई है। ठीक है, मैंने पढ़ा दिया। हिंदू कुश आ गया, हिमालय पर्वत ऊपर है, पूर्वी पूर्वी तरफ पहाड़ियां हैं, पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत है, इससे भारत घिरा हुआ है, इसलिए भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से भारत बड़ा है और घिरा हुआ है। ठीक है, इस तरफ ये कैप ऑफ कैमरून है, प्रायद्वीपीय भारत, यानी प्रायद्वीप भारत जो है, प्रायद्वीप पठार, ये हिंद महासागर को हिंद महासागर को महासागर को दो भागों में बांट देता है। इधर इधर पड़ती है अरब सागर, अरब सागर, ठीक है, और इधर इधर की तरफ आएगी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। देखिए, कुछ बता देता हूं, खाड़ी क्या होता है। खाड़ी कोई ऐसी भूमि जो तीन तरफ से किससे घिरी हो, पानी से, इधर से ही पानी, इधर से ही पानी और नीचे से, तीनों तरफ से पानी से घिरी रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। पानी की जलराशि ज्यादा होनी चाहिए तो खाड़ी कहा जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वे ऑफ बंगाल, वे ऑफ बंगाल बोलेंगे। अरब सागर, अरब सागर क्यों बोलेंगे, देखिए इसकी स्थिति कोई ऐसी थोड़ी ना है, ये काफी फैला हुआ है, इसलिए इसको सागरी संज्ञा दी जाती है, इसको खाड़ी की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, भारत, बंगाल की खाड़ी में भारत का कौन सा द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो सैकड़ों द्वीपों का एक समूह है, एक द्वीप नहीं है, इसमें बहुत सारे सैकड़ों द्वीप आकर मिलते हैं, तब इसको अंडमान एंड निकोबार कहा जाता है। इसमें लिटिल अंडमान है, मिडिल अंडमान है, छोटा अंडमान है, कई सारे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल के आधार पर, तो बता ही दिया था मैंने, भारत को क्षेत्रफल पे कौन सी स्थिति आता है। भारत क्षेत्रफल में 7वें नंबर पे आता है, जनसंख्या में पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, क्षेत्रफल में भारत में कितनी भूमि है, पूरे विश्व की भूमि का भारत पे सिर्फ 2.43% भूमि आती है, लेकिन जनसंख्या की बात करें तो 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ऊपर की तरफ या इस जगह पे कौन सा है, इंदिरा कौल, कौन सा है, इंदिरा कौल, और नीचे की तरफ कन्याकुमारी। इस जगह पे इस जगह पे क्या चीज होगी, इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट। ठीक है, भारत 82.5 डिग्री रेखा जो है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है, भारत को लगभग दो बराबर भागों में बांट देती है, बीच से निकलती है, इसके मध्य से निकलती है। इसी को भारत की स्टैंडर्ड समय रेखा माना गया है, 82.5 डिग्री लाइन को। इस जगह पे 0 डिग्री देशांतर, उधर 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर से इधर की तरफ जाने पर भारत का समय 5.5 घंटे ग्रीनविच लाइन से आगे आगे है। वो क्यों होगा, देखिए वो भी बता देता हूं। 1 डिग्री पार करने में सूरज को सूरज की किरणों को 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का। तो 82.5 डिग्री रेखा को पार करने में भारत को कितना समय लगेगा, 82.5 इंटू 4, तो करेंगे 30 मिनट। ठीक है, इसको घंटों में बनाएंगे, 336, वो 330 अपॉन 60 का भाग देंगे तो 5.5 घंटे निकल के आता है। चूंकि भारत पूरा में निवास करता है तो भारत की 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, अभी तक कई सारे हमारे वैज्ञानिकों ने पूरे भारत में एक मांग उठ चुकी है कि 82.5 डिग्री
रेखा को समय रेखा मान लिया गया है, लेकिन भारत का विस्तार, देशांतरी विस्तार थोड़ा सा ज्यादा है। कितना देखो 30 डिग्री का अंतर है कि नहीं, यहाँ इसमें और इसमें 30 डिग्री का अंतर है। 30 डिग्री का अंतर है तो पृथ्वी किधर से उधर घूमती है? पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो सबसे पहले सूरज कहां पे निकलेगा? पूरब में। और पूरब में भी कौन सी जगह? किवथू। लास्ट पॉइंट तो वही है कि विथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में इस जगह पे सूरज जो है, सूरज की सबसे पहले किरण निकलती है। तो यहाँ पे किवथू में सूरज सबसे पहले निकल रहा है। हमने माना 5 बजे सुबह, 5 बजे सूरज की पहली किरण निकलती है। तो बताइए गुजरात में, गुजरात के सबसे लास्ट पॉइंट क्या क्या नाम है? गोहार माता। गोहार माता जो कौन सी डिग्री पे है? 68 डिग्री 7 मिनट। इस जगह पे सूरज कब निकलेगा? 7 बजे, क्योंकि समय क्या है यहाँ पे? 30 डिग्री पार करने में कितना समय लग गया उसको? 2 घंटे। 2 घंटे लग गए तो यहाँ पे 7 बजे सूरज दिखाई देगा। जितनी जल्दी सूरज यहाँ पे निकलेगा उतनी ही जल्दी सूरज अस्त होगा, ठीक है। तो सूरज की सबसे पहले, भारत में सूरज सबसे पहले कहां दिखाई देता है? अरुणाचल प्रदेश के किवथू नामक स्थान पे। और सूरज सबसे पहले अस्त कहां पे होगा? वो भी अरुणाचल प्रदेश में होगा, ठीक है। आई थिंक आपकी समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब हम बात करते हैं, मानक समय रेखा हो गई, इंदिरा पॉइंट, पिगमिली पॉइंट हो गए, प्रधान देशांतर रेखा बताई दी, ग्रीनविच रेखा से भारत की स्थिति आपको बताई दी, ठीक है। अब देखिए कर्क रेखा की बात करते हैं। कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ठीक है। इसमें जो तापमान रहेगा वो उष्ण कटिबंध में आता है, उष्ण कटिबंध में। लेकिन इससे ऊपर की तरफ 45 डिग्री, ये वाला क्षेत्र किसमें आएगा? उपोष्ण में, उपोष्ण में आएगा, ठीक है। तो भारत उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में फैला हुआ है, जोन की बात करें तो तापमान के अकॉर्डिंग। लेकिन प्रैक्टिकल रूप में देखें तो भारत में यहाँ पे क्या है? प्रैक्टिकल रूप में इस ऊपर की साइड में हिमालय पर्वत श्रृंखला पड़ती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है चीन से उठने वाली, यानी कि तिब्बत के पठार से उठने वाली ठंडी जल राशि, वो हवा को, वायु को, वो हिमालय क्या करता है? पार नहीं होने देता, रोक देता है, ठीक है। सूरज की किरणें यहां तक सीधी पड़ रही हैं, सूरज की किरणें कर्क रेखा तक सीधी पड़ेंगी। यहाँ से ठंडा टेम्परेचर जो है हिमालय के कारण इधर प्रवेश नहीं कर पाता, तो ये क्षेत्र में भी टेम्परेचर बना रहता है, ठीक है। इस क्षेत्र में टेम्परेचर बना रहता है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर को छोड़ दें क्योंकि वो ऊंचाई पे बसे हुए हैं, ठीक है। इस जगह पे उष्ण उष्ण कटिबंध जैसी ही स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए भारत को प्रैक्टिकल रूप में उष्ण जोन वाला देश ही कहा जाता है। लेकिन स्थिति आपकी उष्ण कटिबंध में भी है भारत की, और उपोष्ण कटिबंध में भी है, ठीक है। कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों बांट देती है। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों बांट देती है, जो कि भारत को 8 राज्यों से होकर निकलते हैं। 8 राज्य कौन से होते हैं? सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम,
ठीक है, इसको आप अगर चाहो तो एक उससे याद कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो आप अगर बार बार इसको रिपीट करोगे तो पक्का याद हो जाएगा आपको, पक्का आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। देखिए, भारत कर्क रेखा, सॉरी गलत हो गई, सीधी लाइन, कर्क रेखा कहां कहां से गुजर रही है? 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, दूसरा आता है एमपी, मध्य सॉरी, बीच में राजस्थान भी रह गया, राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आता है झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का त्रिपुरा और फिर मिजोरम। 8 राज्यों को भारत की कर्क रेखा टच करती है। देखिए, इसकी एक झारखंड, झारखंड का रांची, झारखंड की राजधानी क्या है? रांची, जो कि कर्क रेखा पर ही स्थित है। गुजरात का गांधीनगर कर्क रेखा के पास आता है। मध्य प्रदेश, कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में बांट देती है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल के बाद कर्क रेखा जो है पश्चिम बंगाल, वो सॉरी, बांग्लादेश से निकलती है। मैप में आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसको चलो, बिल्कुल बराबर भागों में कौन सी अक्षांश रेखा भारत को बांटती है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, मैं ही बता देता हूं। 22 डिग्री नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बिल्कुल बांटती है, ठीक है। अब देखो, उसकी बात कर लेते हैं अपन। 82.5 डिग्री मानक समय रेखा जो भारत की मानी गई है, 82.5 डिग्री भारत की मानक रेखा, वो कहां कहां से गुजरती है? उसकी स्टार्टिंग होती है यूपी से। यूपी में नैनी नामक स्थान है, जो कि कहां पड़ता है? इलाहाबाद, इलाहाबाद में पड़ता है, जिसका नाम अब प्रयागराज है। प्रयागराज, प्रयागराज के नैनी नामक स्थान पे भारत की 82.5 डिग्री की पूर्वी देशांतर रेखा भारत की निकलती है, पहला। दूसरा आता है, ठीक है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। तीसरा आता है उड़ीसा, और चौथा आता है आंध्र प्रदेश, आंध्रा, ठीक है। यूपी, यूपी के बाद एमपी और रह गया, यहाँ पे 2 पड़ता है, एमपी, यूपी, एमपी, ठीक है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से ये रेखा निकलती है, ठीक। अब देखिए, बताइए, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। भारत की समुद्र तल को, समुद्र तल से ऊंचाई भारत की कहां से मापी जाती है? चेन्नई से। कहां से मेजरमेंट किया जाता है? चेन्नई से। चेन्नई के तट पे भारत की, पूरे भारत की समुद्र की लंबाई को देखा जाता है, चेन्नई, ठीक है। इसी जगह से, जो कि कहां पड़ती है? तमिलनाडु में, भारत की समुद्र तल से ऊंचाई को मापा जाता है। कौन सी जगह समुद्र तल से कितनी ऊंची है, कितनी नीची है? भारत के पड़ोसी देश, सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान।
पाकिस्तान की बात करते हैं तो भारत का सबसे पड़ोसी देश पहला पाकिस्तान पड़ता है। पाकिस्तान, पीए की पाक। पाक भारत को 5 राज्यों से टच होता है। कौन सी? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। राजस्थान, देखिए दोबारा से पढ़ते हैं, देखिए गुजरात, मैप से समझेंगे, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 5 राज्य भारत के राज्यों को पाकिस्तान की सीमा रेखा टच करती है। ठीक है, इस सीमा रेखा को 1945-46 भारत आजाद हुआ था, उस टाइम पे जब बाउंड्री बनाई गई थी 47 में, इसको रेड क्लिफ कहा जाता है। रेड क्लिफ, रेड क्लिफ एक भारत और पाकिस्तान के मध्य संधि कराने वाले एक अंग्रेज हुआ करते थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया, रेड क्लिफ। ठीक है, अफगानिस्तान, देखिए अफगानिस्तान दूसरे नंबर अफगानिस्तान आता है। अफगानिस्तान के साथ भी भारत की कुछ समय, लद्दाख की, ये अफगानिस्तान है, इसकी भी बाउंड्री लगी हुई है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? डुरंड। इसका क्या नाम लिया गया? डुरंड रेखा। ठीक है, तो ये डुरंड रेखा जो है आगे चल के पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बाउंड्री लाइन बनाती है, ये वाली बाउंड्री लाइन बना देती है आगे जाके। ऐसा नहीं है सिर्फ भारत में ही डुरंड रेखा बोला जाता है इसको, आगे जाके भी ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण करती है, लाइन। उसके बाद आती है डुरंड रेखा के बाद चाइना आता है। तीसरा देश कौन सा? चाइना। चाइना, देखिए इधर से बाउंड्री इसकी चाइना से लगी हुई है, ये चाइना। फिर ये नेपाल आ जाता है, यहाँ पे भी चाइना, और यहां तक चाइना लगा हुआ है। इस रेखा को, चाइना की इस रेखा को मैकमोहन कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश से जो बाउंड्री लग रही है उसी को मैकमोहन कहा जाता है, ध्यान रखना, और किसी को मैकमोहन नहीं कहा जाता। ठीक है, ये क्या है? तिब्बत। ठीक है, 1952 में चाइना ने तिब्बत को अधिग्रहण कर लिया था, इस पे कब्जा कर लिया था। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा देश आता है हमारा नेपाल। नेपाल, फिर आता है भूटान, ये वाला भूटान है, ये नेपाल है, और ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश। उसके बाद आता है वर्मा, म्यांमार, म्यांमार। ठीक है, ठीक है। तो हम भारत के कितने देश लगे हुए हैं? क्वेश्चन बनता है, भारत के कितने देश, भारत के विदेशी देश जो हैं, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं भारत से? पहला पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, वर्मा और बांग्लादेश। टोटल 7 देश भारत के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। श्रीलंका की बात करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और बता देता हूं, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? भारत को उपमहाद्वीप कहने के कई कारण हैं। क्योंकि भारत जो चार एक प्राकृतिक रूप से घिरा हुआ है, सुलेमान पर्वतमाला, इधर क्या है? हिंदू कुश, सुलेमान पर्वत, और ऊपर क्या है? पामीर की गांठ, इधर हिमालय, इधर पूरब। तो भारत एकदम स्थिति कैसी है? प्राकृतिक रूप से तीनों तरफ से घिरा है, और नीचे क्या है? हिंद महासागर। विशाल होने के कारण, संस्कृति, गौरवशाली इतिहास होने के कारण, और प्राकृतिक रूप से घिरा होने के कारण भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। ध्यान रख लेना, उपमहाद्वीप। महाद्वीप तो आप जानते हो, लेकिन उपमहाद्वीप, महाद्वीप क्या होते हैं? जो चारों तरफ से पानी से घिरे रहे हैं, और उपमहाद्वीप क्या है? जो 3 तरफ से पानी से घिरे रहे हैं। ठीक है, श्रीलंका भारत का पड़ोसी, दक्षिणतम पड़ोसी देश है। वो भारत से पाक जल संधि, ठीक है, कौन सी जल संधि? पाक जल संधि,
एक पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, ये वाली क्या है, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। ठीक, और हम इससे आगे आगे क्लास में करेंगे, वीडियो थोड़ा सा बड़ी हो जाती है। ठीक है, ओके बाय।